जी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एसके सिंह। जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार के तमाम छात्र जो 12th का अब तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, उनका तैयारी अगर जीरो है और कुछ याद भी नहीं हो पाया है, तो ऐसे कंडीशन में कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे याद करें, कैसे तैयारी करें, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बायोलॉजी एक्सिस आपके लिए लाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज। आप मात्र 22 पार्ट्स में पूरी बायोलॉजी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी मात्र 3.5 घंटा के अंदर। 3.5 से 4 घंटा हो जाएगा, लेकिन 4 से ऊपर नहीं जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर ले और बारीकी से एक एक टॉपिक को देख ले। इससे बाहर टॉपिक नहीं आएगा, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब तक आप कोई भी कहीं से भी तैयारी किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बायोलॉजी एक्सिस के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर देख ले। बायोलॉजी एक्सिस के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको 12th में 70 नंबर से ऊपर देने जा रहा है, और एकदम वही क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं। आपको 16 चैप्टर 12th में पढ़ना है। इससे पीछे हमने 21 वीडियो बना चुके हैं, 21 शॉर्ट्स बना चुके हैं, और ये लास्ट शॉर्ट्स है, 22 शॉर्ट्स। पूरा प्लेलिस्ट में ये रहेगा। आप इस प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी एक्सिस 2021, जहां से आपको ये मिल सकता है। उससे पहले इस चैनल को अपने दोस्तों, अपने संबंधियों को शेयर कर दे, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो सके। थैंक यू। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एक टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन डिप्लीशन। हम जानते हैं कि हमारा सूर्य से जो किरणें आती है वो पृथ्वी पर आती है, और उसका टेम्परेचर को कहीं ना कहीं से कम कर दिया जाता है। अगर सूरज का डायरेक्ट टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर अगर आए, तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको रहने में दिक्कत आ सकता है। वो कहीं ना कहीं से टेम्परेचर की वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, त्वचा संबंधी डिजीज हो सकता है, या उतना टेम्परेचर को नहीं झेल सकता है। तो आपके धरती के ऊपर में 2 लेयर पाया जाता है। एक का नाम है ट्रोपोस्फीयर और एक है ऐसे तो लेयर कई है, ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें से 2 तरह के स्फीयर की बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर हम लोगों को बचाने का काम करता है, इसलिए इसको गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि इस ओजोन की वजह से सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरण या अल्ट्रा वायलेट रे, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे के नाम से जानते हैं, यूवी रे, ये रे को पृथ्वी ऊपर से आकर रोक लेता है ओजोन परत, और पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु है उसको भयंकर ताप गर्मी से बचाने का काम करता है। तो ये गुड ओजोन कहलाया। ये बैड ओजोन क्या है कि आप रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, फ्रिज का यूज करते हैं, या कुछ ऐसे चीजों का यूज करते हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC निकलता है। और इस CFC जिसका फुल फॉर्म C से क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन होता है। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेटोस्फीयर का जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम होती चली जा रही है, जिससे पृथ्वी पर इसका रे डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रहा है, जिससे इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसको हम लोग बैड ओजोन के नाम से जान रहे हैं। प्रभाव इसका क्या पड़ रहा है? तो आयु लोगों की कम हो रही है, स्किन डैमेज हो रहा है, स्किन कैंसर हो रहा है, DNA और म्यूटेशन या आंख पे पड़ रहा है तो उसको कॉर्निया में संबंधी समस्या आ रहा है, स्नो ब्लाइंडनेस हो रहा है। तो ऐसी समस्या कहीं ना कहीं से ओजोन डिप्लीशन की वजह से होता है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में बनाया गया, लेकिन 1987 बनाया गया, और 1989 में इस प्रोटोकॉल का सही मायने में प्रयोग में लाया गया। लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, और दिन प्रतिदिन ओजोन में डिप्लीशन होता ही जा रहा है। तो ये हम लोग ओजोन डिप्लीशन के बारे में था। दूसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है? द न्यूट्रिएंट का मतलब हो गया पोषक तत्व। इनरिचमेंट मतलब न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाना। इन द वाटर, पानी के अंदर पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन, तो इन चीजों की न्यूट्रिएंट की मात्रा पानी के अंदर भी अगर कम हो जाता है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। तो न्यूट्रिएंट में इनरिचमेंट करना, न्यूट्रिएंट को इनरिचमेंट कहाँ करना है? तो पानी में करना है, जिससे पानी में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ उसमें ऑक्सीजन, जब सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे तो उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी,
और ऑक्सीजन की कमी से जो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग होता है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पानी में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको जीने में, उनको रहने में दिक्कत हो सकता है। तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाया जाता है, जिससे लाइफ सपोर्टिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका जीवन बच जाता है। यही चीज यूट्रोफिकेशन के नाम से आता है। उसके बाद आता है अलगल ब्लूम। क्या होता है? द एक्सेस प्रोफ्यूज प्रोलिफिकेशन ऑफ प्लैंक्टोनिक अलगी इंप्रूविंग डिस्टिंक्ट कलर इन द वाटर इज कॉल्ड अलगल ब्लूम। पानी के अंदर अलगी की मात्रा, अलगी क्या होता है? शैवाल होता है। अब शैवाल पानी में अलग अलग रंग को देता है, हरा रंग है, भूरा रंग है, लाल रंग है, तो उस पानी के अंदर पूरा सतह पर छाया जाता है। अलगी का मतलब मोटा मोटी तौर पे समझे तो मोटा मोटी तौर पे काई हो गया, एक तरह का काई हो गया। अब ये क्या करता है कि पानी के सतह पर छा जाने से पूरे पानी के बीच में इसकी स्पेस को छेक लेता है, जिसकी वजह से पानी के कलर तो इफेक्ट पड़ता ही है कि कलर बदल जाता है, साथ ही साथ इससे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, जिसको हम लोग अलगल ब्लूम के नाम से जानते हैं। यही कारण है कि पोखर तालाब जितने हैं उसमें यह समस्या आज मौजूद है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज द फेनोमेनन। मैग्निफिकेशन एक ऐसी घटना है इन विच हार्मफुल केमिकल, कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हार्मफुल केमिकल या उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब जो प्रदूषित करता है। गेट एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म, या उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में, ऊतकों में चले जाते हैं, जिससे इंक्रीज कंसंट्रेशन एंड द ट्रेवल अलोंग द फूड चेन। और साथ ही साथ जब उस ऑर्गेनिज्म को उसको खाता है तो एक ऑर्गेनिज्म में चला गया, फिर वो दूसरे खाया, दूसरा खाया तो दूसरे में चला गया, फिर तीसरा खाया तो तीसरे में चला गया। तो यही चीज कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक ऐसा केमिकल जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मिनिमाइज होते 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 पहुंच जाता है और एक फूड चेन तक पहुंचता है, और फूड चेन से जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे वहां तक इसका प्रभाव पड़ने लगता है। अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम लोग हिंदी में हरित गृह प्रभाव के नाम से जानते हैं। इट इज नेचुरली अकरिंग फेनोमेनन। यह एक प्रकृति में बना हुआ फेनोमेनन है इन विच शॉर्ट वेव रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब एंड द लॉन्ग वेव रेडिएशन आर रिफ्लेक्टेड। जो छोटा छोटा वेव ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और जो बड़ा वेव ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिससे पृथ्वी, जिसके वजह से ऑफ द अर्थ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से पृथ्वी पर उसका प्रभाव ये पड़ता है कि वह पृथ्वी का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। साथ ही साथ अब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको भी दिक्कत आने लगती है। तो यही कारण है कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए शीशा का घर बना दिया जाता है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए शीशा का घर बनाया जाता है, और शीशे के घर में पौधों को हम लोग एक मिनिमम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक वातावरण देके पालते हैं, तैयार करते हैं, ताकि उसको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। जितने भी एग्रीकल्चर फॉर्म होता है उसमें वहां पर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से कई सारी समस्या आ सकता है। पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने की जब बात करते हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के पीछे कारण है कि पेड़ों की लगातार कटाई होने की वजह से जो पॉल्यूटेंट सब्सटेंस है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। इसके पीछे कारण है कि पेड़ पौधे लगातार कट रहे हैं। पेड़ पौधे कटने की बात करेंगे तो पेड़ पौधे का कटना जो होता है उसको डिफॉरेस्टेशन करते हैं। अब पेड़ पौधे को लगातार कटाई अगर होती रही तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि पृथ्वी का टेम्परेचर और बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक व्यक्ति थे जिन्होंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम किया, जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। इनका संबंध फॉरेस्ट कटिंग को बचाने के से है। चिपको मूवमेंट इनके लिए शुरुआत किया गया था। चिपको मूवमेंट वही मूवमेंट है जिसकी वजह से पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी, पेड़ से चिपक गया कि अगर पेड़ में अगर जान है तो हमको काटो पेड़ से पहले, जिससे क्या होगा कि पेड़ की कटाई बहुत हद तक रुक गई। इसके लिए सरकार ने ये गढ़वाल इलाका के हिमालयन क्षेत्र में शुरू किया गया था। सरकार ने 1974 में जंगलों को प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाई थी। अब आगे बात करते हैं
पॉल्यूशन के बारे में, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। पॉल्यूशन मतलब हो गया प्रदूषण। हम जानते हैं कि पृथ्वी आज सबसे बड़ी इसी समस्या से जूझ रहा है। इसके पीछे कारण है प्रदूषण की वजह से सबसे बड़ा जो समस्या देखने को मिला है यह है पॉपुलेशन के बढ़ने से प्रदूषण। अर्थात लोग जब कम थे, आबादी जब कम थी, तो पेड़ पौधे की कटाई कम हुई थी, लोगों को आसानी से सुनिश्चित तरीके से भोजन मिल जाता था। लेकिन आज पेड़ों की कटाई ज्यादा हो चुकी है। पेड़ की कटाई के ज्यादा होने की वजह से हमारे पास लोगों की संख्या ज्यादा है, तो प्रदूषण करने वाले ऑर्गेनिज्म की भी संख्या ज्यादा है। तो किसी भी तरह की अनडिजायरेबल चेंज, कोई ऐसा चेंज जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, फिजिकल का मतलब है भौतिक रूप से, केमिकल रासायनिक रूप से, और बायोलॉजिकल रूप से बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रभाव हवा पे, पानी पे, मिट्टी पे पड़ता है। और अब इस पृथ्वी पर रहते कौन है? तो इस पृथ्वी पर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसपे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो क्या कह रहा है कि एनी अनडिजायरेबल चेंज, किसी भी तरह की अवांछनीय चेंज, चाहे वो भौतिक चीजों में, चाहे वो रासायनिक चीजों में। भौतिक चीज क्या हो गया? वातावरण जो हो गया भौतिक हो गया। केमिकल क्या हो गया? आपका खान पान भोजन क्या हो गया? केमिकल हो गया। बायोलॉजिकल क्या हो गया? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जंगल, ये बायोलॉजिकल हो गया। अब इसमें किसी भी तरह का हम छेड़छाड़ करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो फिजिकल चेंज हो जाएगा। केमिकल है, खाना हम केमिकली खा रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी खा रहे हैं, खाद मेन्योर से तैयार किया हुआ वैरायटी खा रहे हैं, तो केमिकल हो गया। पेड़ पौधे जंगलों को काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या बायोलॉजिकल हो गया। इसमें अगर किसी भी तरह के चेंज करते हैं, इसके वजह से क्या होता है? आपका हवा, आपका पानी, आपका मिट्टी, सारा का सारा इफेक्ट पड़ रहा है। जब ये सारे चीज इफेक्ट होंगे तो इस पे रहने वाला कौन है? तो जीव है, सजीव है, उसको प्रभावित करने लगेगा, और यही चीज प्रदूषण के नाम से जाना जाएगा। अब आता है इसमें पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट क्या होता है? जिसके वजह से प्रदूषण होता है उसी को हम लोग पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। दो सब्सटेंस या एजेंट, वैसा सब्सटेंस या वैसा एजेंट ब्रिंग अबाउट अनडिजायरेबल चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, जिसकी वजह से हवा में, पानी में, मिट्टी में अगर प्रभाव पड़ता है तो उसको हम लोग पॉल्यूटेंट करते हैं। वो एजेंट जो इन चीजों को प्रभावित करता है, हवा को इफेक्ट कर दे, पानी को इफेक्ट कर दे, मिट्टी को इफेक्ट कर दे, तो इसको हम लोग पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। अब आता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक जो मिट्टी में आसानी से गल जाए तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक जो मिट्टी में नहीं गले उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अर्थात अगर हम बात करें कि प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक तो नहीं गलता है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो चीज, सब्जी का छिलका, भूसा, ये सब चीज गल जाता है तो वो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। Those pollutant, वो ऐसा pollutant substances which can be broken, जो कि टूटता है into the simpler, छोटे छोटे रूप में, and harmless substances by the action of decomposer। जब उसको हम नष्ट करते हैं तो वो आपको या किसी ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि आसानी से वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तोड़ता कौन है इसको? तो तोड़ने का काम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, सूक्ष्म जीव करता है। तो ये जो चीजें हैं वो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहते हैं, अर्थात बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की वजह से क्या हो रहा है कि इसका इफेक्ट, पॉल्यूटेंट की बात जब करते हैं तो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट ऐसे पॉल्यूटेंट जिसके नष्ट होने से मिट्टी में पर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। या बाहर की ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जिसका, जैसे प्लास्टिक हो गया तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होगा, उसको अगर जलाबो करेंगे तो चारों तरफ स्मेल करेगा, बाकी ऑर्गेनिज्म को भी प्रभावित करेगा। अर्थात बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट है जिसके गलने से किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी जीव को इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसको हम लोग। इसके लिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एक कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ईस्वी में लाया गया, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी पर 33% जो है वन का होना जरूरी है, प्लेन क्षेत्र में 67%, 67% वन का होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब कह रहा है कि क्या क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। तो उत्तराखंड या उत्तरांचल मतलब कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि झूम कल्टीवेशन होता है। अब झूम कल्टीवेशन में क्या होता है कि जंगल है, उसमें पूरा जंगली आदिवासी से रहता है, जंगल को सूखा के ऊपर में कुछ पुआल वाल डाल के उसमें आग लगा दिया, और उसके बाद वो मिट्टी बन गया, और उसके बाद उसमें खेती करता है, तो उसकी वजह से पेड़ पौधे की कटाई
कटाई हो रही है, इंडस्ट्री स्थापित हो जा रहा है। तो जितना भी जंगल है जब उसको काट दीजिएगा तो काटने के बाद क्या होगा कि वो क्षेत्र तो जंगल से फ्री हो जाएगा, उसकी वजह से जो है ये डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर, खेती करते हैं तो उसकी वजह से वो पॉल्यूशन होता है या डिफॉरेस्टेशन होता है, और पॉपुलेशन के बढ़ने से, जनसंख्या के बढ़ने से प्रभाव होता है। तो ये सारे कारण आपको डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। अब कहता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन से गैसेज रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैसेज हाउस के इफेक्ट के लिए कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बता दें कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा 60% होती है, 60% जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस के लिए इफेक्टेड है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो 6% है उसके लिए इफेक्टेड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और मेथेन 20%। इन सभी की वजह से आज ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है, यही कारण है। अब इसके वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है पहले बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब मौसम अनकंट्रोल हो रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब पृथ्वी का टेम्परेचर समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समस्या ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक पृथ्वी पे हैं उसको इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रहा है और पेड़ की कटाई हो रही, तो पेड़ की कटाई होने से ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से हो भी रही है और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो देने वाला आपको ऑक्सीजन कम है और छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, जिसके वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर सपोज करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर 0.03% है जो कि बढ़ के 0.04% हुआ, लेकिन सपोज करें कि कभी 1% हो जाएगा तो जितना भी बर्फीला क्षेत्र है वो सब पिघल के पृथ्वी को जलमग्न करने के लिए काफी है, जिससे पूरा पृथ्वी अगर जलमग्न हो जाए तो सृष्टि यहीं पर समाप्त हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फैक्टर बन सकता है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ विगत वर्षों में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। अब इसके कहा यह भी गया है कि 1.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 2100 ईस्वी तक जाके ये बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे? जलावनों, फॉसिल फ्यूल जो जलावन है उसको उसकी कम, मतलब उसकी मात्रा को कम करेंगे, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, इसके अलावा पेड़ पौधे लगाएंगे, ये सारे चीज हो सकते हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल का मतलब ही नहीं होगा कि ओजोन के परत में छेद हो गया है। ओजोन होल का मतलब ये हो गया कि दो तरह के ओजन है, एक है ट्रोपोस्फीयर, एक है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजन है, अब जहां मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, अब यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा मुक्त हो रहा है, तो यहाँ का जो ओजन का परत होगा धीरे धीरे करके पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो अब मान लीजिए एक किसी आदमी का छत है और किसी आदमी का पन्नी लगा के रह रहा है, तो पन्नी वाला को ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है, ठीक वही हो गया। यहाँ टेम्परेचर इसलिए पतला हो गया कि लेयरें पतला हो गया, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसी को हम लोग ओजोन होल बोलते हैं, ओजोन होल के नाम से जानते हैं, जिसमें थिकनेस ऑफ जो है ओजोन परत का थिकनेस लेयर का कम हो गया है, जिसको ओजोन होल के नाम से आते हैं। डिफोरेस्टेशन क्या है? वृक्षों की लगातार जो कटाई हो रही है, किसी भी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए 33% वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मात्र 7% वन है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। ऑक्सीजन डिमांड कम हो सकता है। दिल्ली में एक ऐसा जगह है जहां पर आधा घंटा ऑक्सीजन लीजिए 300 रुपया देके जाइए। ये क्यों ऐसा नौबत आ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कहीं ना कहीं से कम हो रहा है। तो डिफोरेस्टेशन क्या है? द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इनटू द नॉन फॉरेस्टेड, मतलब जितने भी फॉरेस्ट हैं उसको हम लगातार कटाई करते जा रहे हैं, जिसको हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। एक होता है एफोरेस्टेशन, जब नए जगहों पर हम लोग पौधा लगाएंगे तो उसको हम लोग एफोरेस्टेशन करेंगे। नए जगह पर पौधा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफोरेस्टेशन हो जाएगा। लेकिन कटे हुए जगह पे पुनः पौधा लगाते हैं तो उसको हम लोग डिफोरेस्टेशन करते हैं। रीस्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड, जो समाप्त हो गया है उसी जगह पर नया पौधा अगर लगाते हैं तो वह चीज डिफोरेस्टेशन करता है। पेड़ पौधे को कटना डिफोरेस्टेशन, और नए पौधे को नए जगहों पर लगाना एफोरेस्टेशन कहलाता है। लास्ट में कुछ टॉपिक्स और है। स्कर्बर, स्कर्बर क्या है कि स्कर्बर एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह का होता है जिसमें दो इस तरह के रड लगे हुए होते हैं,
और क्या होता है कि यूज ऑफ रिमूव गैस है, जब इसमें गैस ट्रांसफर होता है तो वो उसको एग्जॉस्ट कर लेता है और वातावरण को 99% प्योर एयर देने का काम करता है। जितने भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है वो स्पेयर का प्रयोग कर रहा है। एक और चीज इसमें आता है, ठीक है, उसमें क्योंकि उसमें वाटर के स्प्रे कर दिया, तो एक और चीज हो गया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये भी 99% पोल्यूशन को सोख कर, इसमें जिधर पोल्यूशन पोल्यूटेड सब्सटेंस अगर जा रहा है तो ये पोल्यूटेड सब्सटेंस यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जाने के बाद कुछ क्लीन हवा देने का काम करेगा। मतलब 99% इस यहाँ पर सोख लिया जाएगा और 1% तक मिनिमम बाहर निकलेगा जो कि प्योर हवा होगा। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट था। 12th के जितने भी छात्र हैं वह बायोलॉजी एक्सिस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड में 70% से ऊपर नंबर उठा सकते हैं। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने पास पड़ोस मोहल्ला चौराहा जितना भी लोग है घूम घूम के सब्सक्राइबर कराइए और यही एक रास्ता बन सकता है जिसमें आप पास कर सकते हैं। यही मेरा गुरु दक्षिणा है, केवल आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, गुरु दक्षिणा यही होगा और हमको कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले